सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस साइड महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अनअकैडमी नीट यूट्यूब चैनल। और इसमें चल रहा है मंथन का ये कोर्स बच्चों, ठीक है, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 6 हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे बच्चों पोटेंशियोमीटर पर, ठीक है। सो आप में से काफ़ी सारे बच्चे कॉन्टीन्यूसली मैसेज कर रहे थे कि भैया बहुत दिनों से आपकी क्लासेस नहीं हो रही हैं, ठीक है। सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जिन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते, और दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पोटेंशियोमीटर पर चर्चा करते हैं। और अगर आप पोटेंशियोमीटर से परेशान हैं, अगर आपको पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस करने में दिक्कत आती है, तो आज के बाद ये परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं कहानी। और कहानी शुरू करने से पहले आपको पता है कि आप लोग मंथन देख रहे हैं। मंथन एक ऐसा आपके लिए कोर्स है बच्चों, नीट 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए। अभी तो खैर हमारे पास टाइम भी ज़्यादा मिल गया है, आपकी एग्ज़ाम जो है वो 1 अगस्त को होने वाली है। तो ये आप डेफिनेटली सिक्योर कर सकते हो ऑल इंडिया रैंक 1-1000 अगर वो जुनून आपके अंदर है, अगर वो डेडिकेशन आपके अंदर है, अगर वो लगन आपके अंदर है, तो आप कर सकते हैं। मंथन की ये पूरी सॉलिड टीम आपके साथ है दोस्तों। और साथ ही साथ आप लोगों को स्पेशल क्लासेस में ढेर सारी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ठीक है। और भी बहुत कुछ यहाँ पर है। अब अप्रैल के फर्स्ट वीक से आई विल बी लॉन्चिंग वन कोर्स ऑफ माइंड, ठीक है, जिसमें मैं फिज़िक्स की केवल प्रैक्टिस करवाऊंगा। 100 डेज़ का एक क्रैश कोर्स हम लेकर आएंगे, ठीक है। वो होगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से, और वो अनअकैडमी के प्लस मॉडल पर होगा, जिसके लिए आपको थोड़ा सा जो है पैसा खर्च करना पड़ सकता है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपने बेटरमेंट के लिए आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसकी डिटेल्स मैं आपको आगे चल के बताने जा रहा हूँ, बाद में बताऊँगा। सो नीट लाइव डेली है ना, यहाँ पर आप मंथन की क्लासेस देख रहे हैं बच्चों। तो ब्यूटीफुल से कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए और हर क्लास आप देख सके, मिस ना हो, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को हिट भी कर देना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, टेलीग्राम का चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो t.me/unacademy_official आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर नोट्स अपलोड होते हैं, यहाँ पर स्पेशल क्लासेस की अपडेट्स मिलती हैं। तो आप पूरी मंथन की टीम के साथ कनेक्ट अगर करना चाहते हो तो यू कैन कनेक्ट फ्रॉम हियर गाइज, ओके। चलिए तो करें कहानी शुरू। पोटेंशियोमीटर अजीबोगरीब सा सर्किट नज़र आता है, लेकिन बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, है ना। अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बेस्ड सर्किट्स के कॉन्सेप्ट पता है तो हम बहुत अच्छे से यहाँ पर पोटेंशियोमीटर को भी डिस्कस कर लेंगे बच्चों, राइट, ठीक है। तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है। पहले हम बात करते हैं कि सर व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, ठीक है। तो अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करेंगे तो यहाँ पर, जैसे मैं लास्ट क्लास में भी आपको बता चुका था कि यहाँ R1, R2, R3, R4 और यहाँ पर एक बीच में R लगाया हुआ है। आप उसे R5 भी कह सकते हैं, R भी कह सकते हैं, डजेंट मैटर। और ये लगाया आपने गैल्वेनोमीटर। आपको पता है गैल्वेनोमीटर का जो निडल है वो जब डिफ्लेक्ट होता है तो वहाँ या तो करंट होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये दोनों ही बातों के लिए गैल्वेनोमीटर का निडल डिफ्लेक्ट होता है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की क्लास जो पार्ट 5 हुआ था उसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। बाय द वे, जो पार्ट 5 में पढ़ाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज मैं एज ए DPP आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, तो आप उसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो हम स्पेशल क्लास में मुलाकात करेंगे। आई विल लेट यू नो कि मैं स्पेशल क्लास कब रखता हूँ। इस महीने में मेरी थोड़ी सी इरेगुलरिटीज़ रहेगी टिल 26 आई एम क्वाइट ऑक्यूपाइड, ठीक है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि पूरा मार्च में ऑक्यूपाइड हूँ बच्चों। तो आप लोगों के लिए सेशंस में अवेल कराता रहूँगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ठीक है। और अप्रैल ऑनवर्ड्स फिर से हम जैसे चल रहे थे वैसे चलते रहेंगे। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हमारे हाथ में नहीं होता है यार, ठीक है, हमारे हाथ में नहीं होता है। और कहते ना कि जब वो चाहता है तो फिर आपका चाहना किसी काम नहीं आता, ठीक है। तो वही बात है। चलिए खैर यहाँ पर आ जाइए। सो दोस्तों, R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4 या फिर R4 डिवाइडेड बाई R3, ठीक है। एक यहाँ पर आपने किया दिस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस। जब आपने ये किया और अगर ये बराबर आ जाए, या फिर दिस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस अगर इक्वल आ जाए, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये तीनों जो आपको सामने नज़र आ रही हैं,
इफ़ दे सेटिस्फाइज ईच अदर। तो यहाँ पर ये जो R है ना, ये R क्या हो जाएगा बच्चों, R हैज़ नो सिग्निफिकेंस। R का क्या हो जाएगा सर, तो आप लिखेंगे R हैज़ नो सिग्निफिकेंस। अब क्यों सिग्निफिकेंस नहीं है, क्या कारण है, क्या कहानी है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। बेसिकली क्या होगा दोस्तों, अगर ये रेशियो सेटिस्फाई होते हैं जो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, इफ़ दिस रेशियोज आर सेटिस्फाइड, तो यहाँ अगर पॉइंट C है और यहाँ अगर पॉइंट D है, तो बेसिकली आपको ये मिलेगा कि VC इज इक्वल्स टू VD, पोटेंशियल एट पॉइंट C इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट D। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस VC माइनस VD ज़ीरो होगा। जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो आपको करंट भी नहीं मिलेगा। पोटेंशियल ज़ीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है तो करंट ज़ीरो है। तो एक सर्किट का ऐसा एलिमेंट जिसमें करंट जा ही नहीं रहा है, तो आप उसे निकाल कर फेंक दीजिए या लगा भी रहने दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज़ द कंडीशन बच्चों। इसमें एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है, उसको बस ध्यान रखना, जो गलती यहाँ पर कई सारे बच्चे करते हैं और कर सकते हैं ऐसा मुझे लगता है, वो मैं बता देना चाहता हूँ कि अब यहाँ पर आप देखिएगा ज़रा, है ना, यहाँ पर मैंने लिया एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने लिया एक से 3 ओम का रेजिस्टेंस, है ना, फिर यहाँ पर मैंने लिया एक, मान लीजिए 4 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर मैंने लेना है एक 6 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। इस तरह से हमने वैल्यूज़ ली 2, 3, 4, 6, ओके। यहाँ पर हमने लिया एक कितना 5 ओम का रेजिस्टेंस। अब सुनिएगा, ठीक है, 5 ओम का रेजिस्टेंस लिया हमने, और हम बैटरी यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। हम बैटरी कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं बच्चों, वी हैव कनेक्टेड बैटरी ओवर हियर। अब अगर आपने बैटरी यहाँ कनेक्ट करी, बैटरी को अगर आपने यहाँ कनेक्ट किया, तो एक बात समझना मेरी, है ना, एक बात समझिएगा मेरी, और वो बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, कि अगर आपने इस तरह का कनेक्शन किया ना लाला, तो फिर इसमें करंट 5 ओम को अगर आप इसको R1 बोल रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि सर 2/3 इज इक्वल्स टू, अगर आप यहाँ पर करोगे सर 4/6, तो एनीवेज वो भी 2/3 ही आएगा। तो रेशियो सेटिस्फाइड कर रहा है, रेशियो सेटिस्फाई कर रहा है, बट स्टिल दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है लाला, कि यहाँ पर ना जो करंट जा रहा है वो जब यहाँ पहुँचेगा तो इन तीनों जगह पर करंट डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि जिस पैनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको ज़ीरो मिलता है, उसके अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। अभी अगर आप देखें तो ये प्लस है टर्मिनल, ये माइनस है टर्मिनल। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल कितना है V, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल कितना है 0। सो V माइनस 0 5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, एक वाजिब पोटेंशियल डिफरेंस है। आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते, आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा, आप इस 5 को हटा नहीं सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अदरवाइज गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और फिर आप थोड़े से परेशानी में होंगे, राइट। परेशानी से बचना है हमें इस बात का ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट तो हम सीख रहे हैं, कहाँ एप्लीकेबल होगा कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, ये भी हमें समझ में थोड़ा सा आना चाहिए। ये था एक पहला केस जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लगता है, ठीक, जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज बेस्ड, या यू कैन से कि सर दिस इज नॉट द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ऑल्दो, लेकिन बैटरी जिस तरह से कनेक्टेड है वैसे हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ द केस। सॉल्व कैसे करें सर? सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है भाई, ये दोनों हो गए सीरीज़ में, ये दोनों हो जाएंगे सर आपके सीरीज़ में, आपस में तीनों हो जाएंगे पैरेलल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, करंट निकाल सकते हैं, जो चाहे हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कुछ भी हमें बोला जाए। ये सब कुछ आपको पता है, बहुत सारे सर्किट्स हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। और गलतियां कहाँ होती हैं, थोड़ा सा वहाँ पर चर्चा करते हैं। और गलतियां कहाँ पर होती है? एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चों। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज। सुनिएगा ध्यान से, है ना। एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज बेस्ड सर्किट, ठीक है, एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज बेस्ड सर्किट। अब एक्सटेंडेड कैसा होता है? एक्सटेंडेड ऐसा होता है, सपोज यहाँ पर आपने लगाया एक रेजिस्टेंस R1, यहाँ पर आपने लगाया एक रेजिस्टेंस R2,
ठीक है, यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस लगाया से R, ठीक है, फिर यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस लगाया से R3, फिर यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस लगाया से R4, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, सुनिएगा बड़े ध्यान से, है ना, यहाँ पर आपने फिर से एक रेजिस्टेंस लगाया, आपने इसको बोल दिया 2R, ठीक है, फिर यहाँ पर आप पहुँचे, यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस लगाया से R5, यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस लगाया से R6, ठीक है। अब आप देखिएगा ज़रा कहानी क्या बताने जा रहे हैं। अब ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है ये बड़ा सा सर्किट है, ठीक है, इट्स अ बिगर वन, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं। अब अगर आपने R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4 किया, आप इसको निकाल कर फेंक सकते हैं, ठीक है। अगर ये रेशियो सेटिस्फाई करता है कि R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाय R4, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, निकाल कर फेंक दिया। एक्सटेंडेड का मतलब ये है कि भाई ये जो पार्ट ऑफ सर्किट आपको दिख रहा है जो R3, R4, R5, R6 का, अगर ये वाला रेशियो सेटिस्फाई हो कि R3 डिवाइडेड बाय R4 इज इक्वल्स टू आपका R5 डिवाइडेड बाय R6, तो उस कंडीशन में आप 2R को निकाल कर फेंक दीजिए। तो R1, R3, R5 तीनों सीरीज में, R2, R4, R6 ये तीनों सीरीज में, आपस में सब कुछ पैरेलल, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है बच्चों, इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड व्हिटस्टोन ब्रिज। लेकिन गलतियां होती हैं इसमें भी, और कहाँ गलती होगी चलिए मैं वहाँ लेकर चलता हूँ। देखो क्योंकि क्या है, अगर आप लोगों ने गलतियों पर ध्यान नहीं दिया तो फिर आप बाद में कहेंगे भैया आपने बताया नहीं था, हमने तो व्हिटस्टोन ब्रिज बेस्ड सर्किट मान लिया, सॉल्व कर दिया, ऑप्शन बी मैच किया, हमने टिक किया, बाद में जब रिजल्ट देखा आंसर सी था, बात गड़बड़ हो गई, हम तो 5 नंबर से गए। नहीं जाना है, आपको हर एक बात को ढंग से सीखना है इत्मीनान से, हमारे पास समय है अभी, ठीक है, आराम से चीज़ें करते चलो। देखो क्या होता है कि हड़बड़ाहट में और जल्दीबाजी के चक्कर में 4 चीज़ें छूट जाएं और उसी से सवाल अगर आ जाए, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जब एग्ज़ाम की तैयारियाँ कर रहे होते हैं, तो उनकी किस्मत सबसे ज़्यादा जो है उनको ऐसा लगता है कि यार हमारी किस्मत सबसे ज़्यादा ख़राब है, जो वो नहीं चाहते वही उनके साथ होता है, ठीक है। तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी क्रिएट करने की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा धैर्य रखें, इत्मीनान रखें, मतलब भागने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ठीक है, अब कैसा सर्किट जिसमें आप लोग गलती करोगे, एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट का ही, और ये मैं उस दिन नहीं करवा पाया था जिस दिन मैं सर्किट सॉल्व करा रहा था, और लास्ट क्लास भी हमने एब्रप्टली बंद करी थी, ठीक है। तो खैर एनीवेज, है ना, वो सब चीज़ें साइड करते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दिया जाए, एनी रेजिस्टेंस, लेट अस सपोज दैट यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस आपको दिया है R, ठीक है, यहाँ पर भी आपको एक रेजिस्टेंस दिया है से R, ठीक है, फिर यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दिया है से R, ठीक है। समझते चलिएगा, बहुत प्यारा आपको ये सवाल लगेगा और आप बोलेंगे हाँ जी भैया, यही तो गलती हमसे होती है और हम फिर समझ ही नहीं पाते कि भाई चीज़ें चल क्या रही हैं। अब देखना, है ना, एक मिनट, ठीक है, कोशिश करते हैं कुछ अच्छा सा बन जाए। इसकी ज़रूरत नहीं है, हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को रहेगा, है ना, कि भैया हाँ यार आज की क्लास थोड़ी सी ऐसे धीमे धारे चलेगी, ठीक है। और हाँ, मैंने कहा नहीं से कम क्लास, नहीं से कुछ तो अच्छा है कि हम ले ही ले क्लास, ठीक है। सो यहाँ पर आपको निकालना RAB, ठीक है, क्या निकालना आपको, RAB का वैल्यू, RBA का वैल्यू कितना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। सर्किट आपके सामने है, ढंग से आपको दिखाई दे रहा है, अब चीज़ों को समझिएगा और कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या है, आप उसे ध्यान से सुनना बच्चों, है ना। इसको बैलेंस्ड व्हिटस्टोन, एक्सटेंडेड व्हिटस्टोन ब्रिज मान लेते हैं। क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भैया
दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो इसको निकाल कर फेंक सकते हैं, है ना। मैं क्रॉस लगा देता हूँ, बाद में हटा दूंगा, मैंने कहा निकाल के फेंक सकते हैं। अब अगर तुमने इसको निकाल कर फेंक दिया, है ना, है नहीं ये सर्किट में, निकाल कर फेंक दिया मतलब यहाँ पर खाली हो गया। अब वो दूसरे में क्या दिमाग लगाता है, अच्छा भैया ये भी तो हो रहा है, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो वो इसको भी निकाल कर फेंक देता है। बोले बीच वाले दोनों निकाल सकते भैया। गलती आपसे कहाँ हो रही है ये समझिए कि जब आपने दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस देखा, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, इसमें कोई करंट है ही नहीं, तो फिर जब आप इसको निकाल चुके हो, जब यहाँ ये है ही नहीं, तो फिर दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे कैसे। तो बच्चों अगर आपने इसको क्रॉस किया यहाँ तक ठीक था, लेकिन इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या लगाए फिर, ये बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज में नहीं जाएगा, इसका तरीका आपको थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा, है ना, इसको तरीका थोड़ा सा डिफरेंट लगाना पड़ेगा। क्या करें हम, कैसे सोचे हम, ठीक है। तो देखो एक बहुत छोटी सी बात है, यहाँ ध्यान से देखिए ज़रा, यहाँ पर इस वाले रेजिस्टेंस का एंड भी यहाँ आ रहा है, इस वाले रेजिस्टेंस का एंड भी यहाँ आ रहा है, इस वाले रेजिस्टेंस का एंड भी यहाँ आ रहा है, इस वाले रेजिस्टेंस का एंड भी यहाँ आ रहा है। सारे एंड्स जब यहाँ पर आकर मिल रहे हैं तो आप ये क्या कहेंगे उसको सुनिएगा ज़रा। ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, और मैंने इक्वी पोटेंशियल पॉइंट के बारे में क्या सिखाया था। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट का मतलब है आप उन पॉइंट्स को टुगेदर भी ला सकते हैं और आप ज़रूरत पड़ने पर अलग अलग भी कर सकते हैं। तो हम इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए केवल इतना करेंगे कि भैया ये वाला पोर्शन तो सीधा सीधा ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर कनेक्टेड था ना, तो इसको उठा लिया हमने इसको उठा लिया और हमने इसको भी उठा लिया और हमने इन दोनों को आपस में ऐसे कनेक्ट कर दिया, देखो है ना, बीच में से पॉइंट गैप कर दी बच्चों, बीच में से पॉइंट की क्या कर दी हमने, गैप कर दी। अब ये दोनों किस में हो गए, आपके सीरीज में हो गए, कितना हो जाएगा 2R, ये R और 2R क्या हो गया आपस में पैरेलल, तो ये कितना आ जाएगा सर, इसका सॉल्यूशन 2R/3 आ जाएगा। ये आना चाहिए इतना क्विक आपको भी कि अगर ये R और 2R पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 2R/3। इतना क्विक अगर आप सोचोगे तो नीट के एग्जामिनेशन में आप फास्ट अप्रोच कर पाओगे। फिर R प्लस R 2R और 2R/3, है ना, R प्लस R 2R प्लस 2R/3, तो कितना हो जाएगा 8R/3 आएगा, ऊपर वाला पोर्शन, है ना, समझो ऊपर वाला पोर्शन कितना आएगा बच्चों 8R/3। तो ये सर्किट कुछ ऐसे रिजॉल्व हुआ, ऊपर आ गया सर, यहाँ पर देखो ऊपर आ गया सर आपका 2R प्लस 2R/3, ये सॉल्व होके आया सर 8R/3, ठीक है। ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस, नीचे वाला रेजिस्टेंस आया 2R, ठीक है। और अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट चाहिए, दो पैरेलल में है, तो क्या लिखोगे सर 8R डिवाइडेड बाई 3 इंटू में 2R, नीचे हो जाएगा सर आपका 8R/3 और प्लस आप लिखेंगे सर यहाँ पर 2R। सॉल्व करो तो 16R² डिवाइडेड बाई 3 और नीचे बनेगा 3 दूनी 6 14, 14R डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया सर 16R² डिवाइडेड बाई 3 और ये हो गया सर आपका 14R डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कट कर दो, एक R से एक R कट कर दो, सो 8R डिवाइडेड बाई 7 विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज द वे यू शुड अप्रोच, अदरवाइज तकलीफ हो जाती है। तो दिस आर द वे जहां पर गलती होने के चांसेस है, जहां पर आप थोड़ा सा गड़बड़ियाँ कर दोगे, ठीक है। तो इन गड़बड़ियों को अवॉइड करना पड़ेगा, और अगर आप इन्हें अवॉइड करते हो तो आपका जो है एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सर स्कोर ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा बेहतरी से आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। फिर ये गलती नहीं होगी कि हमारा बी आया और आंसर सी था, राइट। तो दीज आर द वेज बच्चों व्हिटस्टोन ब्रिज में जहाँ गलती होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखें बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं व्हिटस्टोन ब्रिज पर एप्लीकेशन क्या है इसकी। तो सबसे बेहतर एप्लीकेशन आता है बच्चों इसका मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज, ठीक है। मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
आपका जो है व्हीटस्टोन ब्रिज बेस्ड सर्किट पर बैलेंस्ड ये डिपेंड करता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बेस्ड सर्किट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और उससे बेस्ड हम यहाँ पर चीज़ें निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात, नाम से स्पष्ट है, मीटर ब्रिज यानी कि जो वायर ए से सी तक का है ये 100 सेंटीमीटर का यानी कि 1 मीटर का, और ये फिक्स है, ये 100 सेंटीमीटर का यानी कि हम इसको मीटर वायर कहते हैं। हालांकि अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर कुछ चीज़ें जैसे जो प्री एजम्पशन होती है उन पर ही स्टिक रहना ये ज़रूरी नहीं होता। मान लीजिए एग्जामिनर ने इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके बोल दिया कि नहीं यार ये वायर की जो लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर है, नहीं देना मुझे 100 सेंटीमीटर, ठीक है, नहीं देना। सालों पहले 3-4 साल पहले जब मैं एक स्कूल में एक्सपेरिमेंट करा रहा था तो मैंने यही किया था। मैंने 100 सेंटीमीटर वायर को है ना हटाकर मैंने 60 सेंटीमीटर का वायर लगा दिया था, ठीक है। सो आई वॉज देयर एज एन एक्सटर्नल, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स लेने गया हुआ था। एंड ट्रस्ट मी गाइज, पूरी क्लास में सब लोग फेल हो जाते उस दिन अगर मैं वापस से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करवाता, वापस से 100 सेंटीमीटर पर नहीं करवाता। यू रिमेंबर वन थिंग, क्या हो जाता है, रटा रटाया कॉन्सेप्ट है ना, 100 माइनस एल करना ही करना है, फिक्स है कि 100 माइनस एल करेंगे ही करेंगे। सब ने, मैंने चेंज कर दिया एज एन एक्सटर्नल, वहाँ पर जाकर मैंने 100 सेंटीमीटर के वायर को 60 सेंटीमीटर में कर दिया। और जैसे मैंने 60 सेंटीमीटर में किया, एक भी स्टूडेंट उसे 60 सेंटीमीटर ना लेकर सब 100 सेंटीमीटर, मीटर ब्रिज है ना, मीटर ब्रिज है तो 100 ही सेंटीमीटर, अरे ज़रूरी थोड़ी ना है भाई, मीटर ब्रिज है उसको 60 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया 100 की जगह, कर सकते हैं 80 में कर सकते हैं, 50 में कर सकते हैं। तो एग्जामिनर आपके साथ ऐसा खेल सकता है। आपको किस बात पर, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कैसे, यहाँ आ जाइए। तो इसमें होता है एक रेजिस्टेंस बॉक्स, ये नॉन रेजिस्टेंस होता है बच्चों। ये कैसा होता है, ये नॉन होता है ना, मैंने येलो कलर से लिखा तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा, ये नॉन होता है। और ये जो S होता है बच्चों ये अननोन होता है, ठीक है, ये S जो है अननोन होता है। ये एक या तो पूरा वायर लगा दो, 100 सेंटीमीटर का वायर लगाते, कई लोग 60 सेंटीमीटर का लगाते हैं, कई लोग 50 सेंटीमीटर का लगाते हैं, पूरा पूरा वायर लगाते हैं और उसकी रजिस्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि रजिस्टेंस अगर पता चल जाए, वायर की लंबाई पता है, वायर का डायमीटर स्क्रू गेज से निकाल सकते हैं, तो हम रजिस्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। वायर A से C तक का जो लेंथ ऑफ वायर है स्टैंडर्ड केस में वो 100 होता है, इट में चेंज ऑल्सो, ठीक है। अब यहां पर ये क्या है बच्चों, इसको हम बोलते हैं जॉकी। ये जो टैप आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं जॉकी, और जॉकी के साथ कनेक्टेड होता है गैल्वेनोमीटर। तो जब आप यहाँ पर A से जिस तरफ प्लस टर्मिनल कनेक्टेड होता है उस तरफ से स्लाइड करना शुरू करते हैं जॉकी को, और जब स्लाइड करके लेके जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर पर नज़र रखते हैं। गैल्वेनोमीटर में इनिशियली हमें रीडिंग नज़र आती है, जैसे जैसे आप इस पॉइंट B पर पहुंचोगे, जैसे ही पॉइंट बी पर पहुंचोगे गैल्वेनोमीटर का निडल आ जाएगा 0 पर। कहां आ जाता है गैल्वेनोमीटर का निडल? 0 पर। दैट मीन्स पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, यानी कि इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? 0। इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इक्वल होगा तभी तो गैल्वेनोमीटर का निडल क्या होगा, यहां पर 0 दिखाएगा, क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है। तो जब इनका पोटेंशियल क्या हो गया बच्चों? इक्वल हो गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर यहां का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय यहां का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू यहां का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय यहां का रेजिस्टेंस। कर सकते हैं अपन ऐसा, वही हमने यहां पर किया है ना। ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पे करके बताता हूं, फिर आपको फॉर्मूले पर लेके चलता। तो हम क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज लगाएंगे, कैपिटल R विच इज नॉन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्मॉल r1 इज इक्वल टू ये वाला हो जाएगा अननोन S डिवाइडेड बाय R2। परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि हमें R1 नहीं पता, हमें R2 नहीं पता। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये जो R1 और R2 नहीं पता, इसकी एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी, वो है इस वायर AB का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपको पता होता है। इस वायर AB का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपको पता होगा, ठीक है। तो आप यहां पर बोलेंगे सर कैपिटल R डिवाइडेड बाय L, ठीक है ना। और L कौन सा? LAC। इसको हम स्मॉल r बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस पर यानी कि 100 सेंटीमीटर की लेंथ में इतना रेजिस्टेंस है,
तो L सेंटीमीटर में कितना होगा, तो आप यहाँ पर बोलेंगे भैया ये हो जाएगा कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r इंटू में L, और ये हो जाएगा सर S डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बोलेंगे सर स्मॉल r इंटू में 100 माइनस L। ठीक है, सुनो, अगर 100 सेंटीमीटर लिया तो 100 माइनस L लिखोगे, अगर ये वायर 60 सेंटीमीटर होता तो 60 माइनस L लिखते, क्या फर्क पड़ रहा है, समझ रहे हो ना बात। टोटल लेंथ माइनस जो बैलेंसिंग लेंथ है, स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल आउट हो गया। यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो s का वैल्यू बहुत इजीली कैलकुलेट हो रहा है, 100 माइनस L डिवाइडेड बाय आपका L, और इनटू में आपके पास बना कैपिटल R, वी कैन हैव दिस अननोन रेजिस्टेंस, इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। यही यहाँ पर आपके सामने जो है फॉर्मूला बनाकर लिखा हुआ है। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन कर लिया, फिर आपको यहाँ पर कोई भी क्या नहीं कर सकता, कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। एग्जामिनर चाहे जैसे वैल्यूज़ चेंज करें, आप बोलेंगे यार हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, हम खेलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए सवाल पर बात करते हैं, बिना सवालों कर तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, अ मीटर ब्रिज इज इन इट्स बैलेंस्ड स्टेट बच्चों, यानी कि यहाँ पर बैलेंसिंग दिखा रहा है, और ये थोड़ा सा डायग्राम अब मैनुअल है यार, चीज़ें कितनी मतलब हम एजुकेटर हैं, इतने प्रोफिशिएंट तो है नहीं कि भाई एकदम एग्जैक्ट जो है जैसा डायग्राम डीटीपी बना सकते हैं वैसा हम भी बना सकते हैं, तो हाथ से बनाया हुआ जिस तरह सब बन जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो कि है, और ये 40 सेंटीमीटर का बैलेंसिंग लेंथ है, यानी कि ये L हो गया, और ये 100 माइनस L आपको समझ में आई गया कि सर अगर ये 40 है तो बचा हुआ 60 सेंटीमीटर होगा। द मीटर ब्रिज वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम पर सेंटीमीटर, ये स्मॉल r की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है बच्चों, 1 ओम पर सेंटीमीटर, यानी कि ये स्मॉल r की बात कर रहा है। The value of unknown resistance X and the current drawn from the battery of negligible resistance is, दो बातें पूछी है। पहली क्या, पहली तो ये पूछी कि इसका अननोन रेजिस्टेंस कितना होगा, और दूसरा करंट कितना ड्रॉ करेगा इस बैटरी से। अब देखो, इस बैटरी से ड्रॉन होने वाला करंट दो जगह जाएगा, कहाँ कहाँ, एक तो इस वायर में जाएगा से I1, और एक जाएगा यहाँ पर I2 ऊपर X और 6R में, 6 ओम में। इसमें तो कोई करंट आएगा ही नहीं, नो करंट हियर। अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि सपोज I3, तो इसका वैल्यू 0 होगा। गैल्वेनोमीटर में कोई अगर करंट जा रहा होता तो गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग दिखाएगा कैसे। ठीक है, अब यहाँ देखो ज़रा, आपने इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया, आपको पता चलेगा कि सर हम यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है 60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, हम बोलेंगे सर 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा सर 6, ख़त्म किया। 36 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि ये कितना आ जाएगा बच्चों, है ना, 36, 4 नमा के 36, 9 आना चाहिए। 9 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, x का वैल्यू निकालना है ना, रुको 1 मिनट, यही गड़बड़ है इसमें। डायरेक्ट फार्मूला लगाया ना, डायरेक्ट फार्मूला लगा, यही गड़बड़ है। देखो ऐसे करना पड़ेगा सर, ये आ रहा है आपका x डिवाइडेड बाय स्मॉल r इंटू में 40 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा सर आपका 6 ओम डिवाइडेड बाय स्मॉल r इंटू में 60 सेंटीमीटर। क्यों, जो फॉर्मूला हमने बनाया था, सुनना ध्यान से, जो फॉर्मूला हमने बनाया था उसमें अननोन यहाँ था, तो अननोन डिवाइडेड बाय 100 माइनस L था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में नॉन डिवाइडेड बाय 100 माइनस L है, यानी कि अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया तो 9 ओम आएगा, और ऑप्शन है ही नहीं। और इस क्वेश्चन को ढंग से बनाना हो तो ऑप्शन बी कर दो 9 ओम वाला, है ना, सबका निपटारा हो जाएगा बच्चों। तो R से R यहाँ पर ख़त्म कर देते अपन, इसको ख़त्म किया हमने ऐसे, तो ये 6 से 6 खत्म हुआ, तो X का वैल्यू आ गया 4 ओम, और 4 ओम वाला एक ही ऑप्शन मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा, ऑप्शन सी। हालांकि अब एक बच्चे ने बोला कि भैया आप ये बताइए कि यहाँ पर करंट कैसे बनेगा। देखो बहुत सिंपल है, अगर x का वैल्यू 4 आया, अगर x का वैल्यू 4 आया और ये 6 है, तो 6 प्लस 4 मिलकर हो गए 10, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। वायर ए बी जो है उसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है 0.1, अगर तुम उसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेजिस्टेंस जो आपको आर ए बी मिल रहा है वो भी 10 ओम मिलेगा, तो ये भी 10 ओम, ऊपर दोनों मिलकर भी कितने हो गए सर, 10 ओम हो गए। ये वाला 10 ओम, ये वाला 10 ओम आपस में पैरेलल कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 करोगे, करंट कितना हो जाएगा, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज 1 एम्पियर। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट फोकस एंड देन गो अहेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो
अब यहाँ पर क्या किया, 20 सेंटीमीटर पर दे दिया। मीटर ब्रिज सेटअप विथ नल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर। अब ये अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पर है और ये क्या दिया 20 सेंटीमीटर पर। नॉन डिवाइडेड बाय, फिर से देखो नॉन डिवाइडेड बाय 20 होगा, अननोन डिवाइडेड बाय 80 होगा। तो बहुत सिंपल है यार, मतलब फिर से आप कर सकते हैं इसको 55 डिवाइडेड बाय सीधा 20 कर दिया और ये हो जाएगा r डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, एक्सटर्नल साउंड्स को थोड़ा सा अवॉइड करना बच्चों। ये 4 हो जाएगा तो r का वैल्यू 55 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 220 हो जाएगा, सीधी सी बात है, डन। ठीक है, तो इसको क्या हो गया है ना। ठीक है, अब अभी देखो यहां पर अब क्या किया, इसको सुनो। इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको यहां पर 2 ओम दे दिया है ना। अब बच्चा ये बोलता है जब अननोन है तो फिर वैल्यू क्यों दे दी, अरे भाई नाम उसका अननोन रेजिस्टेंस है, हमें इस बार उसकी वैल्यू गिवन है। टू गेट द बैलेंसिंग पॉइंट एट 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेम एंड एज दैट ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस जिस एंड पर कनेक्टेड है यहां से ये वाली लेंथ आपको 40 सेंटीमीटर चाहिए, यहां पर बैलेंसिंग लेंथ होना चाहिए, यानी कि ये वाला आपके लिए 60 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर बोला है द रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टेंस बॉक्स विल बी, ये वाला वैल्यू कितना होगा, उल्टा पूछ लिया, क्या ही फर्क पड़ता है। आप सीधा बोलोगे सर r डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, इज इक्वल्स टू, आप बोलोगे सर 2 ओम डिवाइडेड बाय 40, सो 2 ओम डिवाइडेड बाय 40 खत्म किया। ठीक है, ये 2 हुआ तो यहाँ पर r का वैल्यू कितना आ गया, 3 ओम आ गया, ये लीजिए आंसर, डन। सो इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। द वे एग्जामिनर कैन चेंज द क्वेश्चन इज जस्ट, मतलब छोटी मोटी चीज़ है, छोटा मोटा बदलाव, बहुत ज़्यादा न तो चेंजेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ना ही बदलाव हो सकते हैं, बस केवल इतना मैटर करेगा, इतना चेंज करेगा कि कुछ कुछ बातों को वो बदल दें और आप उसमें अगर कंफ्यूज हो गए तो बस गए काम से, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, राइट। चलो अगला सवाल आपके सामने है, हाँ एक मिनट, हाँ जी, अगला सवाल आपके सामने है। अब यहाँ पर देखो, अ पोटेंशियोमीटर वायर ए बी 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, 40 सेंटीमीटर, बोला था ना सवाल चेंज करेगा, 40 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, वेयर शुड द फ्री एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर बी कनेक्टेड ऑन ए बी सो दैट द गैल्वेनोमीटर में शो 0 डिफ्लेक्शन। कहाँ कनेक्ट करें, ए से कहाँ कनेक्ट करें, मतलब एल का वैल्यू निकालना है इस बार, लो अलग पूछ लिया। हालांकि आंसर यहां पर आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा इसलिए क्योंकि आप इसे सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है ना, इसलिए मैंने आंसर पहले से बता दिया है सो दैट आपको परेशानी नहीं हो, आप घर पे प्रैक्टिस कर सकें और आपको चीज़ें समझ में आ सके बच्चों, राइट। अब यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें, पोटेंशियोमीटर वायर ए बी 50 सेंटीमीटर लॉन्ग कर दिया चेंज, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। वायर ए डी यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बच्चों ये कितना है, ये 30 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है। देखो, नो डिफ्लेक्शन अकर्स इन द गैल्वेनोमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू कितना होगा ये आपको निकालना, फिर से आप निकाल सकते हैं, आंसर 4 ओम है। आज थोड़ा सा अलग है डीपीपी का मामला, है ना, कुछ डीपीपी इस एंड में भी है, कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, तो जो जिनको मैं होमवर्क देता था आज बस इतना सा चेंज किया है कि होमवर्क के आंसर्स मैंने पहले से मेंशन कर दिए सो दैट आपको आइडिया रहे कि हमें कैसे खेलना है। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसे रीड करना ढंग से, मैं बता देता हूँ। द रेजिस्टेंस इन द 2 आर्म्स of the meter bridge are 5 ohm and R respectively. When the resistance R is shunted with an equal resistance, the balancing point is at 1.6 L1. Find value of R. Shunted. What do you mean by shunted? ध्यान से सुनना। पहली कंडीशन ये बनेगी कि भाई 5 डिवाइडेड बाय तुम लिखोगे L1 इज इक्वल्स टू तुम लिखोगे R डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1। ठीक है, ये बना तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1। शंटिंग का मतलब ये है कि इक्वल वैल्यू रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में कनेक्ट कर देना है, और जब इक्वल वैल्यू आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो ये R/2 हो जाएगा, R का R/2 हो जाएगा। तो आप लिखोगे 5 डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग लेंथ शिफ्ट हो गया 1.6 L1 पर, तो ये हो जाएगा सर R/2 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 1.6 L1, और ये हो गया आपके पास में समीकरण नंबर 2। क्या निकालना है आपको, R का वैल्यू। अरे भाई तो 2 अननोन है, एक R अननोन है, एक L1 अननोन है, आप दोनों कैलकुलेट कर सकते हो, 2 इक्वेशन है और 2 अननोन आपके सामने है, आंसर आपको दिया हुआ है 15 ओम, तो ये भी आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है
कि मीटर ब्रिज पर अच्छे सवाल नहीं बन सकते हैं, बनाने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो हर क्वालिटी सवाल को आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको बेहतर सीखने को मिले। थोड़ा सा बस आपको तरीका अलग लग रहा होगा, थोड़ा सा आज आप लोगों को, है ना, आपके वो माही भैया नहीं नज़र आ रहे होंगे जो हमेशा हर क्लास में हुआ करते हैं, ठीक है, राइट। कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने लेवल पर उसी रिदम में वापस आने की, बट कैनॉट एक्सप्लेन द थिंग्स, राइट। चलिए यहाँ पर आगे बात करते बच्चों, ढंग से देखो ज़रा, पोटेंशियोमीटर पर आ जाते हैं जल्दी से, जिसके लिए आज की क्लास हमने जो है डिज़ाइन करी है और आज आप इसे देख रहे हैं। आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कैपेसिटर को स्टडी करना शुरू करेंगे मतलब कल से, ठीक है। तो कल आप लोगों का एग्ज़ाम भी है जिसमें अनफॉर्चुनेटली फ़िज़िक्स नहीं है इस बार, और ठीक है, खैर एनीवेज आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए करंट इलेक्ट्रिसिटी को बेहतर तरीके से, और इसका मॉड्यूल मैं अवेल करा दूंगा आपको हेलो फिजिक्स के टेलीग्राम चैनल पर मंडे तक, ठीक है। तो तब तक आप जो है ढंग से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और फिर एक बार आप मॉड्यूल को गो थ्रू कर लेना। जब आपको मॉड्यूल आपकी प्रैक्टिस के बाद अगर मिलता है तो आप क्या करिएगा कि उसको एनालाइज कर लें, ठीक है, कि हाँ यार क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ किस किस तरह से मैंने करी है, इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो अलग हैं या सारे सवाल ऐसे हैं जो बन सकते हैं, लाइक दैट, ठीक है। हाँ जी, पोटेंशियोमीटर देखो, हमारे पास एक वायर है, इसके पहले वर्किंग पर आएंगे, है ना, इसके पहले प्रिंसिपल पर बात करते हैं कि भाई पोटेंशियोमीटर का आइडिया कहाँ से आया। सबसे पहली बात है कि पोटेंशियोमीटर चाहिए क्यों, है ना। सबसे पहली बात है कि पोटेंशियोमीटर चाहिए क्यों। पहली बात ये समझिए कि पोटेंशियोमीटर कोई इलेक्ट्रिकल यहाँ पर पोटेंशियोमीटर नॉट एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एक इलेक्ट्रिकल, हाँ, बट एक तरह से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। नॉट एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ जस्ट अ सर्किट। क्या है ये? जस्ट अ सर्किट, एक सर्किट होता है। अब जब हमारे पास क्या करता है पोटेंशियोमीटर के अलग अलग काम हैं, है ना। वोल्टेज मेज़र करता है, करंट भी मेज़र कर सकता है, ठीक है। तो बोले वोल्टेज मेज़र कर सकता है तो हमारे पास वोल्ट मीटर है, करंट मेज़र कर सकता है तो हमारे पास अमीटर है, ठीक है। तो जब वोल्ट मीटर और अमीटर है तो फिर हम पोटेंशियोमीटर को क्यों पढ़ें, क्यों हम इसके पीछे अपना खून जलाएं, क्यों हम इसके पीछे इतने परेशान हो। तो देखो अब एक बात आपको बताता हूँ, ज़रूरत जब तक कोई चीज़ की नहीं होती तब तक वो ईजाद ही नहीं होती, तब तक वो आती ही नहीं। आइडियाज़ ज़रूरत की ही डिमांड होती हैं और फिर वो ज़रूरत के अकॉर्डिंग सामने निकल कर आते हैं। जब हमने वोल्ट मीटर का क्वेश्चन किया था, आप लोगों को याद होगा, तो वोल्ट मीटर का अगर हम वोल्ट मीटर को आइडियल मानते हैं तो रीडिंग कुछ और आता है, और जब हम उसे एक्चुअल मानते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है तो रीडिंग कुछ और आ जाते हैं। सेम करंट में भी होता है, आइडियल के केस में रीडिंग कुछ और है और प्रैक्टिकल के केस में रीडिंग कुछ और है। यानी कि वोल्ट मीटर और अमीटर क्या करते हैं, दे रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ करंट टू रन देमसेल्व्स। जो कैल्विनोमीटर होता है ना, जिसको हम शंटिंग करके या रेजिस्टेंस ऐड करके अमीटर वोल्ट मीटर बनाते हैं, तो उसको रन करने के लिए, उसके निडल को डिफ्लेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट उस तरफ चला जाता है और उतना रीडिंग आपको कम मिलता है। इस वजह से आपके रीडिंग्स इनएक्यूरेट हो जाते हैं, और जब रीडिंग इनएक्यूरेट हो रहे हैं तो कोई भी डिज़ाइन आपकी इनएक्यूरेसी की तरफ जा रही है, इनएक्यूरेट हो रही है, ठीक है। और उसी के बेसिस पर अगर आप अपना सारा कुछ ऑर्डर कर देंगे या जो कुछ भी आप बना रहे थे, राइट, वो पूरी डिज़ाइन अगर उस इनएक्यूरेट रिजल्ट्स के बेस पर बना देंगे तो प्रोजेक्ट पूरा खराब हो जाएगा। तो नीड थी एक ऐसे सर्किट की, नीड थी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की या एक ऐसे सर्किट की कह सकते हैं जो विदाउट एनी एरर एक्यूरेट डेटा आपको दे सके, और उसी वजह से हमारे पास निकल कर आता है कौन, पोटेंशियोमीटर बच्चों। अब सुनिए जरा, यहां पर अगर आप देखें तो एक वायर में करंट जा रहा है, ठीक है, और यहां पर आपको लेंथ दिखाया गया है। अब छोटी सी बात है, अगर यहां पर मैंने बोला, ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने बोला कि कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर मैंने बोला कि आपके पास कोई पॉइंट बी है, तो वी ए बी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी अगर आप देखोगे तो वो है वी, और वी इज इक्वल्स टू आई आर बच्चों। ये ओम्स लॉ है, वी इज इक्वल्स टू आई आर। आर आपको पता है रो इंटू एल बाई ए होता है, तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, वी इज इक्वल्स टू आई एज इट इज रखा, आर की जगह रो इंटू एल बाई ए कर दिया। यहां पर अगर आप देखेंगे बच्चों, सारी की सारी चीजें, ये जो आई रो डिवाइडेड बाय ए है गिवन वायर के लिए, ठीक है, रजिस्टिविटी फिक्स हो गया,
क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स हो गया, इसमें जाने वाला करंट फिक्स हो गया, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहां पर कुछ और होगा, 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 इससे आगे निकलोगे तो कुछ और होगा। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप यहां पर देखेंगे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बच्चों। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटा रहे हैं, आप एक कांस्टेंट लगा रहे हैं K, और इस K का जो वैल्यू है वो ये रहा रो I डिवाइडेड बाई A, एंड दिस K इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चों। क्या कहते हैं हम इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ये रहा आपके सामने। आई बात समझ में आपको? ठीक है, क्लियर है एवरीबॉडी? V इज इक्वल्स टू IR था, R का वैल्यू आपने वहाँ पर प्लग इन किया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L दिखा, आपने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, वहाँ पर K लगाया, K का वैल्यू आपके सामने है और उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर जो है कुछ कुछ चीज़ें आपके सामने, उसको मैं रीड करता हूँ और फिर एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। लीनियर कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विद अ स्टडी करंट सेटअप इन इट। ये जो वायर है ये कैसा है होता है कि लीनियर कंडक्टर, यानी कि लाइन वाला कंडक्टर होता है, जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, वो वेरिएबल नहीं है, क्योंकि अगर क्रॉस सेक्शन वेरिएबल हुआ तो जो K है वो क्रॉस सेक्शन पर डिपेंडेंट करता है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहां पर आपका K बदल सकता है। ठीक है, दूसरी बात, मेड ऑफ लो एक्सपांशन कोएफिशिएंट मैग्नीन कांस्टेंट वायर। ठीक है, राइट। अब एक चीज और यहां पर आप देखें तो मेंटेन अ यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको बस ध्यान रखनी है, नथिंग एल्स। पोटेंशियल ग्रेडियंट के पोटेंशियोमीटर के सर्किट पर आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग AB, अब वो क्या है क्या नहीं है वो सारी बातें हम करेंगे। ये जो सर्किट आपको दिख रहा है इस पर ध्यान से देखो, यहां पर एक ड्राइवर सेल है बच्चों, विच विल रन द सर्किट। एक ड्राइवर सेल है जो सर्किट को रन करेगा, यहाँ पर एक स्विच है, यहाँ पर ये RH यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट जिसे कहते हैं। ठीक है, और ये वायर AB हो गया, है ना। अब क्या क्या चीजें हैं, आप एक बात ये समझिए, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, दीज आर द पॉइंट्स। ठीक है, इस वाले सर्किट को हम कहते हैं ये प्राइमरी सर्किट है। इस वाले सर्किट को हम क्या कहेंगे कि सर ये हमारा प्राइमरी सर्किट है, और ये सेकेंडरी सर्किट है, ये वाला जो है। इसमें कुछ भी आप लाकर जोड़ सकते हो और उसकी हम एनालिसिस कर सकते हैं। बस मैं इतना बता रहा हूं, ऊपर वाला सर्किट सेपरेट रन करेगा, नीचे वाला सर्किट सेपरेट रन करेगा, सो दैट कोई भी करंट का आपको यहां पर लॉस नहीं होने वाला। कैसे? चलिए अभी हम यहां पर बात करते हैं। अल्फा बोलो या फिर इसको K बोलो, ज्यादा सही है ना। तो K इज इक्वल टू V बाई L, दैट इज IR डिवाइडेड बाई L, या फिर आप उसको I रो भी बोल सकते हैं। रो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सारी चीजें जो है समझा दी गई हैं, पहले हम ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। कुछ की पॉइंट्स जिन्हें आपको ध्यान रखना है, सो एवरीथिंग इज गिवन ओवर देयर। ठीक है, आप थोड़ा सा रीड कर लीजिए बड़े इत्मीनान से, या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। आई विल रीड फॉर यू गाइज। द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज बैलेंस्ड इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर AC। ठीक है, डेफिनेटली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L है, वो तो हमने देख ही लिया। Such potential difference could be provided by a cell or some other electrical circuit element। ये potential difference या तो ड्राइवर सेल प्रोवाइड करेगा या कोई भी और सर्किट एलिमेंट आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो नीचे प्राइमरी वाला, ऊपर प्राइमरी वाला सर्किट और नीचे जो सेकेंडरी सर्किट है, तो प्राइमरी भी पोटेंशियल डिफरेंस दे सकता है और सेकेंडरी भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे सकता है। Any potential difference V less than the total potential difference maintained across AB can be balanced against the convenient length of the potentiometer Y। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आई एम रियली सॉरी, ठीक है, कि मैं बैठकर आपको थोड़ा सा जो है इस तरह से गाइड कर रहा हूँ, बट या मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं थी बच्चों। आई फेल्ट कि यार आई हैव टू सिट, अदरवाइज मैं क्लास ही नहीं ले पाऊंगा। सो यस, एक छोटी सी बात समझो कि भाई अगर किसी के पास 1000 रुपये हैं, किसी के पास अगर 1000 रुपये हैं, तो वो 100 रुपये वाले इंसान को, 500 रुपये वाले इंसान को, 800 रुपये वाले इंसान को, 990 रुपये वाले इंसान को, 999 रुपये वाले इंसान को, 1000 रुपये वाले इंसान को क्या कर सकता है, वो समझा सकता है, वो बैलेंस कर सकता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 1000 रुपये है। तो अपने से कम वाले वो किसी को भी समझा सकता है, लेकिन अगर 1000 वाले के सामने लाख वाला आ जाए तो बात नहीं बनेगी।
तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा AB के अक्रॉस, जो पोटेंशियोमीटर वायर AB है उसके अक्रॉस अगर मान लीजिए 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप लेस देन 100 वोल्ट का कोई भी वैल्यू बैलेंस करा पाओगे, लेकिन 100 से ज्यादा बैलेंस कराने के लिए यू नीड मोर लेंथ। 100 से ज्यादा बैलेंस कराने के लिए यू नीड मोर लेंथ। अब लेंथ आपके पास AB अवेलेबल है जिसमें आपको 100 वोल्ट मिलेगा, आपको 120 चाहिए, तो यानी कि वायर और लंबा करना पड़ेगा। वायर की लेंथ ही तो नहीं अवेलेबल है आपके पास, समझ रहे हो भाई। अगर यहां पर ये वायर AB हो गया, ये वायर AB हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है 100 वोल्ट, एंड आपने यहाँ पर जॉकी को चलाना शुरू किया। ये क्या है? ये जॉकी है, ठीक है। आपने जॉकी को चलाना शुरू किया एंड यू वांट कि भाई ये 120 वोल्ट को बैलेंस करें। 120 वोल्ट को बैलेंस करने के लिए कहीं यहाँ पर जॉकी आनी चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ वायर यू नीड, ये नहीं है आपके पास, तो यू कांट बैलेंस 100 से ज्यादा वोल्ट का। अगर मान लीजिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यू कैन बैलेंस potential less than V, but you can't balance potential more than V बच्चों, ठीक है। AB should have high resistivity and low expansion coefficient like manganese constant wire। अब ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन नहीं किया था, तो एक बच्चा बोल रहा था कि सर आपने लो एक्सपांशन वाले पॉइंट को एक्सप्लेन तो किया ही नहीं, हाई एक्सपांशन क्यों नहीं, लो एक्सपांशन क्यों, कारण क्या है उसके पीछे? देखो दो बातें बताता हूँ, बहुत सिंपल चीज़ है, दोनों एक में ही काम हो जाएगा। लो एक्सपांशन, अगर एक्सपांशन कोएफिशिएंट हाई हुआ तो थोड़ी हीट डेवलप होने पर, देखो अगर किसी वायर में करंट जा रहा है तो हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा हुआ है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला लेक्चर जब हमने पढ़ा था पार्ट 3, तो उसमें हमने यही देखा था कि जब भी किसी वायर में करंट जाता है तो करंट की वजह से उस वायर में हीट डेवलप होता है, और अगर हीट डेवलप हो रही है तो वो वायर गर्म होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब अगर आपने यहां पर लो एक्सपांशन कोएफिशिएंट ना रख के हाई एक्सपांशन कोएफिशिएंट रख दिया, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर चेंज पर वो बहुत जल्दी एक्सपांड हो जाएगा, उसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा, और लेंथ में अगर चेंज आएगा तो सर्किट आपका जिस बेसिक डिजाइन पर बेस्ड है वो वहां पर मेंटेन नहीं रहेगा, राइट। सो दैट इज वाई हम लो एक्सपांशन कोएफिशिएंट रखते हैं, सो दैट स्मॉल टेम्परेचर चेंज तो ठीक है, लेकिन हाई टेम्परेचर चेंज पर भी आपका वायर एक्सपांड ना करे, ठीक है। ये एक बेसिक सा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है कि हम यहां पर लो एक्सपांशन कोएफिशिएंट रखते हैं और हाई रेजिस्टिविटी रखते हैं बच्चों, ठीक है। तो कौन सा बेहतर वायर होगा? मैंगनीन का वायर यहां पर बेहतर होगा, मैंगनीन या कॉन्स्टेंटाइन। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर सबसे बेहतर आता है बच्चों कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा था, देखो ये वायर AB होता है आपका पोटेंशियोमीटर वायर जिसको कहते हैं, ठीक है। ये ड्राइवर सेल होता है, ये रियोस्टेट होता है, ये K होता है। अब आपने इस K को जैसे क्लोज किया, इसमें करंट फ्लो करने लग रहा है, राइट एवरीवन। जैसे आप इस K को क्लोज करोगे, क्लोज करते ही सर्किट डेवलप हो गया, सेटअप हो गया, सेटअप होते ही आपको यहाँ पर करंट मिल गया। अब एक करंट फ्लो कर रहा है तो AB के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब यहां पर क्या करोगे, यहां पर देखो आपको दो सेल दिख रहे हैं, लेकिन अभी उनके पास कोई की नहीं है। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे ये बच्चों कि पहले जब आपने यहां पर इसको क्लोज किया केवल सेल 1 को, तो इसका अच्छा एक चीज आपको और समझा दो कि ड्राइवर बैटरी का अगर यहां पर पॉजिटिव है तो सेकेंडरी सेल में भी सारे सेल्स के पॉजिटिव इसी तरफ कनेक्टेड होने चाहिए, सारे पॉजिटिव एक तरफ कनेक्टेड होने चाहिए, सारे नेगेटिव एक तरफ कनेक्टेड होने चाहिए, अदरवाइज आपको चीजें ठीक से नहीं मिलेंगी। ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए समझ चल रहे हैं बच्चों, समझ कर चल रहे हैं बात को, बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखो जरा, यहां पर आपने क्लोज किया की को, तो यहां से जैसे ही तुम जॉकी को रन करना शुरू करोगे, जितना इसका ईएमएफ है उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपको एक लेंथ मिल जाएगी L1। जितना इसका ईएमएफ है उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपको एक बैलेंसिंग लेंथ मिल जाएगी L1। कैसे? आप आगे चलें, K यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट है विच इज अ कांस्टेंट, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू K इंटू L1 आएगा बच्चों। जब आपने इसको क्लोज किया, इसको क्लोज करके इसके साथ चेक किया, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे इसको हटाएंगे, फिर आप इसको लगाएंगे, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस आपको
एक दूसरा लेंथ मिल जाएगा, एप्सिलॉन 1 के करस्पॉन्डिंग L1 मिला, एप्सिलॉन 2 के करस्पॉन्डिंग आपको L2 मिलेगा, तो एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू के L2 हो गया, एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। जिस बैटरी का EMF ज्यादा होगा उसका बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा होगा, और जिसका जो है यहां पर EMF कम होगा उसका बैलेंसिंग लेंथ कम होगा। मैं समझाता हूं कैसे। सपोज अगर वायर AB के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, 500 वोल्ट, एग्जांपल ले लिया 500 वोल्ट, ठीक है। बैटरी 1 का जो EMF है लेट अस सपोज दैट वो 300 वोल्ट है। तो भाई यहां पर अगर मान लीजिए कुछ वैल्यू है, ठीक है, यहां पर मान लीजिए कुछ वैल्यू है, यहां पर मैंने ले लिया 500 और यहां पर मैंने ले लिया कितना 0। अब ये यहां से शुरू करेगा बच्चों 500 से, तो 500 के बाद 499, 450, ठीक है, फिर 400, फिर यहां पर होगा 350, इस लेंथ पर आकर आ गया 300, तो हो गया ना, देखो यहां से यहां तक का बैलेंस, ठीक है। लेकिन अगर इसका मान लीजिए 200 हुआ, इसका कितना हुआ 200 वोल्ट हुआ, तो 200 वोल्ट तो कहीं इस तरफ ही बैलेंस हो जाएगा। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस बैटरी का EMF जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ही ज्यादा लेंथ पर जाकर बैलेंस करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये कंडीशन आपके पास आ गई, कंडीशन आ गई, आप थोड़े से सवाल कर लेते हैं। ये रहा सवाल आपके सामने। इन द पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट शोन the driver cell A has EMF E and the internal resistance small r, the EMF of the cell B is epsilon by 2, ये रहा आपके पास, ठीक है, ये वाला, ओके, and the internal resistance small 2r, ठीक है। The potentiometer wire CD is 100 cm long, ये जो पोटेंशियोमीटर वायर C और यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरा जो D है CD यहाँ तक है पूरा, ठीक है, ये कंप्लीट है, 100 cm long, ये दिया हुआ है, कई बार इसकी भी जरूरत पड़ती है। If the balancing point obtained with CJ is equals to, यहाँ पर ये L होना चाहिए बच्चों, CJ is equals to 1 नहीं, लेंथ CJ is equals to L, then L का वैल्यू कितना होगा, है ना, CJ is equals to कितना बच्चों L, then L का वैल्यू कितना होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा है, ठीक। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा अनुमान आप यहाँ पर लगाएं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर मिल गई बैटरी, ठीक। अब एक चीज समझिएगा दोस्तों, ये लेंथ L है और ये CJ है, ठीक है। यहां पर तो खैर ठीक है, एनीवेज इसको आप छोड़िए कि ये कैसे आया, किस तरह से आया। मैंने क्या कहा था, ये बैटरी कुछ करंट देगा I, ये बैटरी कुछ करंट देगा I, और वो करंट सीधा यहां पर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अगर आप CJ की बात करोगे बच्चों, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CJ VCJ इज इक्वल्स टू, आप यहां पर क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे सर I इनटू में रेजिस्टेंस जो होगा वो CJ का, है ना, IR होता है ना, IR होता है, रेजिस्टेंस जो होगा वो CJ का होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये चीज आपको जैसे ही पता चली, आप यहां पर क्या लिख सकते हैं भाई, VCJ का वैल्यू, अगर आप यहां पर देख रहे हैं कि सर यहां बैलेंसिंग पॉइंट मिल गया इस जगह पर, इस जॉकी पर, ये गैल्वेनोमीटर अगर आपको कोई रीडिंग नहीं दे रहा है, दैट मींस इस एंड और इस एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वो एप्सिलॉन बाय 2 के बराबर होना चाहिए। समझो, पोटेंशियोमीटर इज नथिंग बट ऑल अबाउट बैलेंसिंग द लेंथ्स बच्चों, बैलेंसिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। CJ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक का होना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जितना, दैट इज एप्सिलॉन बाय 2, वही CJ के अक्रॉस होना चाहिए। तो मैंने यहां पर इसको क्या लिख दिया, एप्सिलॉन बाय 2 लिख दिया। अब एक बात आप छोटी सी ध्यान से देखो जरा, है ना, आपको दिया गया है, हर एक चीज आपको पता है यहां पर, है ना। The potentiometer arrangement shown in the figure, the driver cell A has EMF E and internal resistance small r. The EMF of the battery B is this and resistance उसके पास small 2r दिया हुआ है। वायर आपको 100 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया है। हमें एक चीज नहीं पता, रेजिस्टेंस R CD है ना, वायर पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है, तो हम टोटल रेजिस्टेंस मान लेते हैं R हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों वायर CD का, R CD अगर मैं आपसे कहूं तो आप बोल दीजिए कि सर कैपिटल R हो गया। यानी कि अगर मैं C से J तक का रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करूं, C से J तक का, I की जगह तुम क्या लिखोगे, I की जगह हो जाएगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय स्मॉल r, प्लस हो जाएगा आपका कैपिटल R, भाई ये वाला स्मॉल r और ये वाला कैपिटल R टोटल तो सीरीज में है, ये वाली वैल्यू हो गई, इज इक्वल्स टू, सॉरी अभी इनटू करना है ना, अभी इनटू करना है, इनटू में है ना, इनटू में R CJ की जगह आप क्या लिखोगे बच्चों, कैपिटल R डिवाइडेड बाय 100, इनटू में आप यहां पर लिखेंगे लेंथ L, इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों आपका एप्सिलॉन बाय 2। ये बात भी आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, ठीक है।
अब आपने जैसे यहाँ पर ये वैल्यूज़ ऑब्टेंड करी, अब आप यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको सामने समझ में आ रही है जिन्हें आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे एप्सिलन से एप्सिलन में कैंसिल आउट कर सकता हूँ, किया हमने कैंसिल आउट, ठीक है, वेरी गुड। अब आपको जो वैल्यूज नोन नहीं है, जैसे यहाँ पर क्या नोन नहीं है आपको, तो आपको नोन नहीं है भाई कि इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, कोई बात नहीं, वैल्यूज हम रख के देख लेंगे। एल हमें कैलकुलेट करना है कि भाई उसका वैल्यू 50 सेंटीमीटर के बराबर होगा, 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा या 50 सेंटीमीटर से कम होगा। तो एल इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ रहा है सर, 100 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू 50 बन रही है। सुनना, ये वैल्यू क्या बन रही है बच्चों, 50 बन रही है। अब ये वैल्यू बन रही है 50 और ये बन रहा है सर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आपने लिखा कैपिटल आर। अब मेरी बात को एक ध्यान से सुनिएगा भाई, ये तो आ गया 50 आपके पास, ठीक है, तो स्मॉल एल इज इक्वल टू आपके पास आ गया 50 और ये आ गया स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ रहा बच्चों, कैपिटल आर। अब एक बात देखो कि भाई ये वाला वैल्यू तो मोर देन 1 ही आएगा ना, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आर, दिस वैल्यू विल बी डेफिनेटली मोर देन 1 ही होगा, क्योंकि देखो कैपिटल आर में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है ऊपर, ठीक है, और नीचे कैपिटल आर से तुम डिवाइड कर रहे हो कि ऊपर वैल्यू है ज़्यादा नीचे वैल्यू है कम, तो ये मोर देन 1 आएगा। और अगर ये मोर देन 1 आएगा यानी कि डेफिनेटली यहाँ पर जो है ये 50 से क्या हो जाएगा ज़्यादा, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है बच्चों, बी। स्टूडेंट्स की यहाँ पर एक जो बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी परेशानी आ जाती है, वो यहाँ पर क्या सोच लेते हैं कि सिंस ये क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसको मैं नाम दूंगा बच्चों क्वालिटी सवाल। आज की क्लास का पहला सवाल, ठीक है, क्वालिटी सवाल, ठीक है। एंड यू कैन, बच्चा क्या सोचता है कि सर यहाँ पर एप्सिलॉन है, यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 2 है तो 50% पर बैलेंस कर जाएगा। नहीं, करंट का कॉन्सेप्ट था ना बच्चे, करंट का कॉन्सेप्ट था। स्मॉल रेजिस्टेंस, यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस आर है उसका अपना वैल्यू है। अच्छा एक चीज़ आपको और बता दूँ, सेम क्वेश्चन में मैं आपको अगर यहाँ पर ये बोल दूँ, मान लीजिए जो हमारे पास ड्राइवर बैटरी है, राइट, इफ ड्राइवर बैटरी इज आइडियल, बच्चों कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, इफ ड्राइवर सेल क्या हो जाए, आइडियल हो जाए, आइडियल का मतलब है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए, तो फिर आपको यहाँ पर वैल्यू पता चलेगी 50 इंटू में कैपिटल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, आपने कैंसिल आउट किया तो बैलेंसिंग लेंथ फिर उस कंडीशन में कहाँ पर आ जाता, 50 सेंटीमीटर पर आ जाता। इस आर की वजह से कम ज़्यादा का गड़बड़ हुआ। अगर ये आर यहाँ पर 0 होता, ये बैटरी अगर आइडियल होती, उस कंडीशन में यहाँ पर ये क्या हो जाता बच्चों, वैल्यू मैच कर जाता और 50 सेंटीमीटर आप टिक कर देते। लेकिन 50 क्यों नहीं कर पाए, उसके पीछे का कारण ये रहा, 50 कब करते, उसके पीछे की कहानी ये रही। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया। थम्स अप करते चलेगा दोस्तों, हार्ट्स ड्रॉ होते रहने चाहिए, ठीक है। अगले सवाल को आप लोग ट्राई करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चा सवाल है, यहां ध्यान से देखो। एप्सिलॉन 1 इज मोर देन एप्सिलॉन 2। जब एप्सिलॉन 1 से कनेक्टेड है तो सी पर बैलेंसिंग पॉइंट आ रहा है। जब तुम एप्सिलॉन 2 पर कनेक्ट करोगे ऐसे, तो बैलेंसिंग पॉइंट कहां पर आएगा। ऑब्वियस बात है, जिसका ईएमएफ कम है उसका बैलेंसिंग लेंथ भी कम होगा, तो वो टू द लेफ्ट ऑफ कहाँ आ जाएगा बच्चों, सी आ जाएगा, टू द लेफ्ट ऑफ सी आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, कम ऑन गेट दिस डन। Resistance of 4 ohm and a wire of 5 meter and resistance 5 ohm are joined in series and connected to a cell of EMF 10 volt। बच्चों ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये कंप्लीट वायर, ये वाला आप इसको A और इस पॉइंट को B बोल सकते हैं, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम और यहाँ पर लेंथ कितनी है बच्चों 5 मीटर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और बैटरी कितनी है बच्चों 10 वोल्ट की है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दिया हुआ है। अब बोल रहा है अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आइडेंटिकल सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस 3 सेंटीमीटर ऑफ वायर, ठीक है, 3 मीटर वायर 300 सेंटीमीटर यानी कि 3 मीटर वायर के अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स कनेक्टेड, ठीक है। देन द ईएमएफ ऑफ द ईच सेल इज, अब एक बात ध्यान से सुनो, जिस दिन आपको क्लास लास्ट ली थी, लास्ट टू लास्ट क्लास के पहले जब हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी पढ़ा था,
और कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हेन टू सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उन दोनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाता है बच्चों, सिंगल बैटरी के बराबर हो जाता है। इफ टू आइडेंटिकल बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इक्विवेलेंट ईएमएफ विल बी इक्वल टू सिंगल बैटरी। ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, राइट। अब एक छोटी सी बात जो है उसको ध्यान से सुनिएगा भाई, अगर ये 3 मीटर का वायर है तो इसका रेजिस्टेंस भी 3 ओम होगा। कैसे? 5 मीटर वायर का रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, 5/5 यानी कि 1 ओम पर मीटर, इजंट इट? तो अगर ये 3 मीटर हो गया, इस पॉइंट को अगर आपने बोला C, तो मैं क्या लिखूंगा, सुनना ध्यान से, मैं लिखूंगा एप्सिलन इज इक्वल्स टू, है ना, एप्सिलन इज इक्वल्स टू, आप लिखेंगे सम पोटेंशियल ग्रेडियंट के इनटू में लेंथ हो जाएगा, और लेंथ आप यहाँ पर कितना लिखेंगे, वायर AC, ठीक है, लेंथ आपने लिखा वायर AC, इसी को आप लिखेंगे के, लेंथ हो गया आपका 3 मीटर। खत्म करते हैं इस बात को अभी यहाँ पे, ठीक है। अब अगली बात क्या, सिंस ये 4 ओम, ये 5 ओम और ये 1 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इसमें जाने वाला करंट आई कैन कैलकुलेट। तो अगर मैं लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC विल बी इक्वल्स टू I इनटू में आप यहाँ पर लिखेंगे रेजिस्टेंस RAC। तो करंट क्या होगा, करंट होगा बैटरी 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 प्लस 1, ठीक है, तीनों सीरीज में, ये 4 ओम, ये 1 ओम और ये पूरा वायर AB, ये पूरा का पूरा ऊपर वाला सर्किट किस में बच्चों, सीरीज में कनेक्टेड है। ध्यान से सुनो इसको, ये पूरा किस में कनेक्टेड है सर, ये पूरा का पूरा सीरीज में कनेक्टेड है। अगर आप देखो ये जो ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन किस में कनेक्टेड है, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन कनेक्टेड है, जिसको मैंने येलो कलर से जो है हाईलाइट किया है आप लोगों के लिए, दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये 4 ओम, ये 1 ओम और ये आपका 5 ओम आपस में चारों सीरीज में हो गए। तो यहां पर मैंने इसके लिए इनको क्या कर दिया, इस तरह से ऐड करके लिख दिया, ठीक है। अब यहां से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, यहां से आप जैसे ही क्या करेंगे बच्चों, आगे बढ़ेंगे, यू कैन हैव वन थिंग, और वो आपको क्या समझ में आएगी कि सर ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जो है आपके पास RAC वो 3 ओम है, ये आपने पहले ही निकाल लिया था। सो 10/10 1 हो जाएगा, यानी कि कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है आपका 3 वोल्ट, ठीक है। कितना आ रहा है बच्चों, 3 वोल्ट। और अगर 3 वोल्ट आ रहा है तो यही VAC किसके बराबर होना चाहिए, एप्सिलॉन के बराबर होना चाहिए, यानी कि किसके बराबर होना चाहिए, 3 वोल्ट के। तो आपके पास ऑप्शन बी आ जाता है। पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है, दीज क्वेश्चंस आर रियली वेरी इजी, बस डिपेंड करता है आप लोग सोच कैसे रहे हैं, आप लोग बैलेंसिंग कैसे कर रहे हैं। अगला आता है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में मेजरिंग ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जो से यहां जो लगा हो ना उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो पहली चीज क्या, जब ये की ओपन होगा, जब ये की ओपन होगा तब यहां पर इस सेकेंडरी सर्किट पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए and this point will be equal to epsilon only. तो epsilon is equals to k into L1 आएगा, and of course L1 will be higher than L2, क्योंकि आपको पता है कि epsilon यानी कि EMF जो है पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होता है। और जब आपने k को क्लोज कर दिया तो यहां का जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों, दिस इज योर V जो अक्रॉस इस R होगा, और वो आपको पता है एप्सिलॉन माइनस IR होता है बच्चों, एप्सिलॉन माइनस IR होता है। तो जब हम पूरी कहानी को सॉल्व करते हैं तो वी गॉट दिस रिजल्ट बच्चों, पूरी कहानी को जब हम सॉल्व करते हैं तो स्मॉल r इज इक्वल टू L1/L2 माइनस 1 इंटू में कैपिटल R। और एक और तरीका होता है, कई बार आपको ये वैल्यूज गिवन होगी, आपको एप्सिलॉन पता होगा, आपको V पता होगा, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं Epsilon/V माइनस 1 इंटू में कैपिटल R बच्चों, ठीक है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं, ढेर सारे आपके सामने हैं। पहला सवाल रीड करें, मैं थोड़ा सा वक्त आपको देता हूं, है ना, पोज करें, सॉल्व करें और उसके बाद आगे बढ़ें। क्वेश्चन है, कंसिडर द पोटेंशियोमीटर सर्किट ऑफ डिटरमाइनिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल व्हेन स्विच S इज ओपन द बैलेंसिंग पॉइंट इज फाउंड टू बी 75 सेंटीमीटर ऑफ द वायर एंड व्हेन स्विच S इज क्लोज द वैल्यू ऑफ R इज 4 ओम। ओके, द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्टेड टू 60 सेंटीमीटर, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बहुत आसान है यार, 75 से 60 पर आ गया और ये R का वैल्यू 4 दिया हुआ है, ठीक है। 1 ओम, बैठे बैठे सॉल्व कर लिया मैंने, 1 ओम। इतना फास्ट अगर आप लोगों ने भी सोचना शुरू कर दिया ना,
फिर आप समझिए कि कहानी जो है बड़ी इजी है आपके लिए, एंड यू विल बी द रॉक स्टार, नथिंग कैन बीट यू देन इन दैट केस. ओके, ओके, कैन वी गो नाउ. सिंपल क्वेश्चन है. स्मॉल r इज इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाय L2 माइनस 1 इंटू में कितना हो जाएगा सर, कैपिटल R. L1 कितना है 75 है, ये कितना है सर 60 है, माइनस 1 इंटू में कैपिटल R यानी कि 4 हो गया. तो ये क्या 15 5 75 हो गया, 15 चौक 60 हो गया. तो ये कितना आ जाएगा सर 1/4 इंटू में 4 कैंसिल आउट किया तो सर 1 ओम विल बी दी आंसर. ऑप्शन डी मैच करेगा दोस्तों. ठीक है, चलिए चलते चलते आगे चलते हैं. और क्या सवाल आता है अगला. टू फाइंड द करंट इफ रेजिस्टेंस इज नोन. बच्चों अगर ये रेजिस्टेंस हमको पता है, इफ दिस रेजिस्टेंस इज नोन, तो हम इसमें करंट आई कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अब ये कैसे करें, ध्यान से देखिएगा जरा. आई आर इज इक्वल टू के L1. इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा है ना, उसको हम बोलेंगे कि भाई के इंटू में ये जो बैलेंसिंग लेंथ है आपका, ठीक है, के L1. और एक जो यहाँ पर आर आप कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा के L1 डिवाइडेड बाई आई. तो आप यहाँ से आर अगर पता है तो आई निकाल सकते हो, अगर आई पता है तो आर निकाल सकते हो. अलग अलग चीजें हैं आपके पास यहाँ पर कैलकुलेट करने की. तो मैं क्वेश्चन के थ्रू सिखाता हूँ, ये ज्यादा बेहतर होगा. इधर आ जाइए, रीड दिस क्वेश्चन. Potentiometer wire AB is 100 cm long and has a total resistance of 10 ohm. If the galvanometer shows zero deflection at the position C, then the value of unknown resistance R is. ये वाला unknown resistance R है, इसकी वैल्यू क्या होगी. करो सॉल्व जरा फटाफट से. सिंपल है, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, बस इतना सा काम है कि यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा. ठीक है, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है आई आर इज इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है कि क्या होगा, k इंटू में लेंथ यानी कि 40 सेंटीमीटर. और k कैसे कैलकुलेट करना है वो आप बड़ी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपको टोटल पोटेंशियल पता है. यहाँ पर अगर आपने बोल दिया 10 तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा 0, यानी कि टोटल पोटेंशियल कितना हो गया बच्चों, 10 वोल्ट हो गया. लेंथ ऑफ वायर कितनी है बच्चों, पोटेंशियोमीटर वायर 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर हो गया. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका 10/1 हो जाएगा. ठीक है, हाँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका 10/1 हो जाएगा. बट खैर एनीवेज हम वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं. वी हैव डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, हम दोनों तरह से करके देखेंगे. पहले हम यहाँ पर ऐसे देखते हैं. सपोज सबसे पहले हम VAC निकालते हैं. तो अगर मैं लिखता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस VAC, तो वो हो जाएगा सर यहाँ पर करंट, इसको मैं कैपिटल I लिख लेता हूँ, है ना. देखो इस वाले सर्किट से जो I निकलेगा वो कैपिटल I होगा, और इसमें जाने वाला करंट भी आपका कैपिटल I होगा. ये वाला स्मॉल I है, ये वाला इस बैटरी से जो निकला. ठीक है, और स्मॉल I का वैल्यू मैं यहीं लिख देता हूँ. स्मॉल I का वैल्यू हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय R+1, 5 डिवाइडेड बाय R+1, है ना. ये वाला 1 और ये वाला R दोनों सीरीज में कनेक्टेड हो जाएंगे. तो ये स्मॉल I का वैल्यू है. तो VAC इज इक्वल्स टू कैपिटल I इंटू में हो जाएगा आपके पास क्या, RAC. बहुत बढ़िया. तो कैपिटल I यानी कि ये हो जाएगा सर आपका 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको दिया हुआ है 10, टोटल रेजिस्टेंस AB का. ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट हो गया 10, और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा बच्चों. तो वायर लेंथ रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो भाई 10 ओम डिवाइडेड बाय, आप यहाँ पर लिखेंगे सर 100, 10 ओम डिवाइडेड बाय 100 रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बनाया, और इनटू में आपने यहाँ पर किया 40 सेंटीमीटर. अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं समझाने की आपको कर रहा था कोशिश. ठीक है भाई, एक 10 से एक 10 जाएगा, जाएगा एक 10 से एक 10. यहाँ पर एक 10 से क्या जाएगा भाई, ये वाला जाएगा. तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, VAC की वैल्यू आ गई सर 4 वोल्ट. कितना आ गया बच्चों, 4 वोल्ट आ गया. VAC का वैल्यू इज इक्वल टू 4 वोल्ट. ठीक है एवरीवन. अब या तो इतनी मेहनत करके निकालो, या फिर यूं बोल दो कि सर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस AB डिवाइडेड बाय लेंथ AB.
अब पोटेंशियल अक्रॉस ए बी कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया, डिवाइडेड बाय लेंथ कितना हो गया, लेंथ यहाँ पर आपका 1 मीटर हो गया, है ना, हो गया कि नहीं हो गया, 1 मीटर हो गया। अगर 1 मीटर हो गया तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, ये 10 वोल्ट पर मीटर आपके पास आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो अगर ये पर मीटर है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, VAC कितना हो जाएगा, तो VAC को आप लिखेंगे सर K इंटू में लेंथ, K कितना है सर, K आपके पास है यहाँ पर 10 वोल्ट पर मीटर, सुनना ध्यान से एवरीवन, ये हो गया सर 10 वोल्ट पर मीटर, और ये हो जाएगा 40, बट ये काई में है, ये सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, 2 जीरो खत्म हुआ, देखो कितना आया, 4 वोल्ट ही आया ना। तो इतनी मेहनत करो या डायरेक्ट KL कर दो, आंसर सेम है। अब ये जो 4 वोल्ट है ये किसके बराबर होना चाहिए, IR के बराबर होना चाहिए, लिख दो जरा। सो दिस 4 वोल्ट इज इक्वल्स टू IR, I इंटू कैपिटल R, I का वैल्यू हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 इंटू में आप बोलेंगे सर कैपिटल R। अब इस कैपिटल R प्लस 1 को इधर लेकर आए, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू में R, ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 1.25 इंटू में R, और R अगर माइनस होगा 1.25, यानी कि ये आ जाएगा 4 बच्चों, ठीक है। कितना आ जाएगा सर, कैपिटल R का वैल्यू 4 ओम आ रहा है, ठीक है। सॉल्व करने पर आप देख लीजिए ज़रा, इस R को उठाकर इधर लाओ तो 0.25 बचेगा, अगर 1 डिवाइडेड बाई 0.25 यानी कि 4 विल बी द आंसर, ठीक है सिंपल, है सिंपल। तो 2 मेथड बताए आपको VAC कैलकुलेट करने की, या तो स्टैंडर्ड या फिर ये डायरेक्ट वाला ज़्यादा इजी पड़ता है, ज़्यादा आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और भी ढेर सारे सवाल हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द नल पॉइंट इज एट A, ठीक है, नल पॉइंट A इज़ द नल पॉइंट, यानी कि ये वाला नल पॉइंट होगा, राइट, और ये टोटल 10 मीटर है, लेकिन अब ये तो बताया नहीं कि ये नल पॉइंट कितनी दूर है, ठीक है। खैर एनीवेज फ़र्क नहीं पड़ता, कैलकुलेट कर लेंगे अपन, ठीक है। सॉल्व करो ज़रा। 20 वोल्ट से बैलेंस होना चाहिए, टोटल वोल्ट हमें पता है, 50 वोल्ट की बैटरी है, अक्रॉस 10 वोल्ट, पोटेंशियल ग्रेडियंट पता चल गया हमको, ठीक है भाई। मैं एक बात बोलूँगा, अगर ये x है तो ये वाली कितनी हो जाएगी सर, ये हो जाएगी 10 माइनस एक्स ना, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, 20 वोल्ट शुड बी इक्वल्स टू K इंटू में क्या लिखूँगा सर, मैं 10 माइनस एक्स। रही बात K की, तो K को हम क्या लिखेंगे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वायर, वो कि 50 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय लेंथ, तो 50 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ यानी कि 10 इंटू में क्या हो जाएगा सर, 10 माइनस एक्स हो जाएगा। कैंसिल किया, ये 5 आया, 5 चौक 20 आया, तो x का वैल्यू कितना आया सर, 6 मीटर ना, x का वैल्यू कितना आया सर, 6 मीटर। खत्म कहानी। सोचना बस होता है और सवाल ऐसे चुटकियों में निकलकर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला सवाल है आपके सामने, देखो बेसिक चेंजेस कर रहे हैं और कुछ वैल्यूज गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल दिया, पिछले वाले सवाल में देखो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं था और इस वायर का रेजिस्टेंस यहाँ पर जो है आपको नहीं दिया था। इस बार क्या कर दिया, इस बार इन्होंने ये किया कि नल पॉइंट यहाँ पर है, एक्स का ही वैल्यू कैलकुलेट करना है, वायर का टोटल रेजिस्टेंस पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया है, बैटरी गिवन है। अब सोचो, अब इतनी सारी चीज़ें जब एक साथ गिवन है, तुम्हें पता है इसमें क्या नहीं कर सकते, इसमें तुम ये नहीं बोल सकते कि सर अगर इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल अगर 200 वोल्ट है तो तुम इसका जीरो नहीं कह सकते। क्यों, बीच में रेजिस्टेंस पड़ रहा है ना, बीच में रेजिस्टेंस पड़ रहा है। तुम यहां से जब यहां 0 वोल्ट है लेकिन यहां कितना है नहीं मालूम, यहां कितना है नहीं मालूम, यहां क्वेश्चन मार्क है, यहां क्वेश्चन मार्क है, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता ही नहीं है, तो सीधा के नहीं निकल पाएगा, यहां पर सीधा पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट नहीं होगा। तो क्या करें, देखो बैलेंसिंग पॉइंट तो अभी भी आपको यहां मिला, ठीक है, और यहां बैलेंसिंग पॉइंट मिला, मतलब ये वाली लेंथ कितनी हो गई, ये अभी भी 10 माइनस एक्स है, यानी कि अभी भी मैं क्या लिखूंगा, सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैं यही लिखूंगा कि 120 वोल्ट इज इक्वल्स टू, यहां पर हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट को आप ए बोल दीजिए, तो आप लिखेंगे सर पोटेंशियल डिफरेंस VAP इज इक्वल्स टू, आप लिखेंगे करंट I इंटू में रेजिस्टेंस, आप यहां पर लिखेंगे सर आप RAP लिखेंगे, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, तो आपने लिखा सर 120 करंट I, 200 वोल्ट की बैटरी यहां पर 25 ओम प्लस 75 ओम में सप्लाई दे रही है,
ठीक है, करंट हो गया टोटल। रेजिस्टेंस की जब बात करोगे, वायर का टोटल रेजिस्टेंस 75 है, वायर की टोटल लेंथ 10 है, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हो गया। लेंथ कितनी है बच्चों? 10 - x है। समझे कि नहीं समझे एवरीवन? ये क्या है? ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। ये क्या? ये करंट है। सॉल्व करते हैं सर। 120 इज इक्वल्स टू 100 बनेगा, तो 100 से 200 खत्म करके ये 2 आया बच्चों। ये कितना बनेगा सर? तो ये आपका बन गया 75 डिवाइडेड बाय दिस। तो ये आप इसको कितना कर सकते हैं? 5 से चला जाएगा, या 7.5 लिख लेते हैं, ठीक है। ये फिर ऐसे रखे रहने देते हैं, 75 डिवाइडेड बाय 10, और ये हो जाएगा सर 10 - x। x का वैल्यू निकालना है कुल मिलाकर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, है ना। ये 15 5 75 हो जाएगा, ये 15 चौक 60 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये हो गया सर 8 इज इक्वल्स टू 10 - x, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 मीटर। तो इतना बदल जाता है बच्चों। अगर आपने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया तो फिर आप डायरेक्ट k निकालने की बजाय आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर इस तरह से करंट इनटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का कॉन्सेप्ट। तो हर तरह का सवाल मैं करा रहा हूँ सो दैट आपको एक स्ट्रेंथ मिले और आप परेशान ना हो। अगला सवाल रीड करें जरा ढंग से। फाइंड x इफ p इज द नल पॉइंट। बच्चों फाइंड x इफ p इज द नल पॉइंट। और एक बात ध्यान से देखो जरा, इस बार क्या है आपको समझ में आ रहा है कि आप अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है, सपोज अगर आपने इसको बोला पॉइंट A, तो यू कांट से VAP इज इक्वल्स टू, अगर आपने 20 वोल्ट बोला तो ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार ये वाला पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहां पर क्या होगा बच्चों? सुनना ध्यान से। वो आप लिखोगे सर, वो होगा स्मॉल i इंटू में r, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी? VAP के बराबर होगी। ये तरीके हैं। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें बदल रहा हूं। अब देखते हैं ज़रा कौन सॉल्व करता है। अच्छा, ऊपर वाला सर्किट सेपरेट रन करता है, नीचे वाला सर्किट सेपरेट रन करता है। प्राइमरी अलग रन करेगा, सेकेंडरी अलग रन करेगा। यही फंडा हमेशा से चलता चला आया है, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, ठीक है। आ रहा है आंसर? आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? हाँ, अब इधर देखो ढंग से जरा जल्दी से। ये टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 20 है। ये कितना है सर? 10 है, ठीक है। अब अभी यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है लाला, है ना। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। क्या हो रहा है कि ये 90 है, तो यहाँ तो 90 बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं बोल सकते क्योंकि बीच में एक रेजिस्टेंस पड़ रहा है। तो क्या करें? तो फिर करेंगे हम ऐसे कि सर, अच्छा स्मॉल आई का वैल्यू मैं पहले बता दूं ना। स्मॉल आई मतलब यहाँ से निकलने वाला करंट स्मॉल आई है और इसमें आने वाला करंट कैपिटल आई है, ठीक है। प्राइमरी सर्किट का हमेशा कैपिटल आई मानो, गलती नहीं होगी, और सेकेंडरी सर्किट का करंट हमेशा स्मॉल आई मानो, कंफ्यूजन नहीं होता, ठीक है। तो स्मॉल आई का वैल्यू हो जाएगा, इसके लिए बैटरी है 20 वोल्ट का, और रजिस्टेंस हो जाएगा सर 2 + 2 4, यानी कि हो जाएगा 20/4 यानी कि 5 एम्पियर। कितना आ गया बच्चों? 5 एम्पियर स्मॉल आई का वैल्यू हो गया। तो आप बोलेंगे सर स्मॉल आई इंटू में आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? VAP, और VAP को आप क्या लिखोगे? कैपिटल आई इंटू में आप लिखोगे सर RAP। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गया IR, ठीक है। और इसको मैं बोल रहा हूँ R, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूँ R 2 ओम वाले को, इज इक्वल्स टू VAP, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस, और वो होगा I इंटू RAP, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। तो I का वैल्यू तुमको पता है 5 है, R का वैल्यू तुमको पता है 2 है, कैपिटल I का वैल्यू ये हो जाएगा 90 वोल्ट डिवाइडेड बाय 20 + 10, ठीक है। और इनटू में जब तुम यहां देखोगे RAP, टोटल रेजिस्टेंस कितना है बच्चों वायर का? इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? अगर आपको ध्यान से देखना हो, आप इसे देखिए जरा, ठीक है। आप इसे देखिए ज़रा, ये वाला जो टोटल वायर है, ये रेड कलर का जो दिख रहा है आपको, इसका रेजिस्टेंस कितना है? इसका रेजिस्टेंस है ये 20, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? आपको ये लिखना है सर कि 20 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे? 10 सेंटीमीटर करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालना है ना, तो हम लिखेंगे 10 - x। आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा।
तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो ये बनेगा 30 से 90 ये 3 बार चला जाएगा सर, ये 10 बना, ये 10 से ये क्या करेगा सर, ये 2 टाइम्स चला जाएगा। सॉल्व करते हैं सर, तो इस तरफ अगर आपने देखा तो ये बन गया सर 1 है ना, 1 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना बना सर, ये बन गया ऊपर 6, ये बन गया सर आपका 10 सेंटीमीटर, और ये बन गया सर आपका 10 माइनस एक्स, ये 10 सेंटीमीटर इधर जाएगा, तो आप लिखेंगे सर 10 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, एंड यू कैन हैव द आंसर बड़ी आसानी से। तो कितना हो गया सर, x इज इक्वल टू 10 माइनस 10 बाई 6, 60 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, यानी कि 50। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, 50 डिवाइडेड बाई 6, तो 25 डिवाइडेड बाई 3। और एक चीज़ है बच्चों, थोड़ा सा करेक्शन है, ये सेंटीमीटर में होना चाहिए, या तो ये मीटर में करो या फिर इसको आंसर को सेंटीमीटर में करो, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने वैल्यू अगर सेंटीमीटर में रखी तो ये भी सेंटीमीटर में है, तो आंसर x का वैल्यू सेंटीमीटर में आएगा, मीटर्स में नहीं आएगा। सो 25/3 सेंटीमीटर विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे ढेर सारे सवाल और कराए जा सकते हैं और किए भी जा सकते हैं। अब इस बार क्या किया, अब इस बार आपको ये बोल दिया कि भाई 2 बैटरी है और वो कनेक्टेड हैं बच्चों, पैरेलल ग्रुपिंग है, इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 2 वोल्ट का बैटरी, ठीक है, 2 वोल्ट का बैटरी विथ 2 ओम, 8 वोल्ट का बैटरी विथ 2 ओम, इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो बैलेंस मिलेगा ना। तो इसका ई इक्विवेलेंट पहले निकालो तुम यहाँ पर, तो वो हो जाएगा सर आपका ε1 डिवाइडेड बाय r1 प्लस आप लिखेंगे ε2 डिवाइडेड बाय r2 होल डिवाइडेड बाय 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2, याद करो, ठीक है। तो ये बनेगा कितना बच्चों, 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, दैट कमिंग आउट टू बी, ये बन गया सर 1 और ये बन गया 4, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि ये 5 वोल्ट आ गया बच्चों। यानी कि आप ये बोलेंगे सर यहाँ और यहाँ ये जो OP है VOP इज इक्वल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, और वो आया कितना आपका 5 वोल्ट के बराबर, समझ लो 5 वोल्ट। तो मैं 5 वोल्ट से बैलेंस करना है इसको, कैसे करोगे, तो दिस 5 वोल्ट इज इक्वल टू कैपिटल I इंटू में ROP, ठीक है। कैपिटल I को क्या लिखोगे, 100 वोल्ट की बैटरी, ये 100 वोल्ट की बैटरी, ये 20 और इस 5 के अक्रॉस करंट भेजेगी, तो 5 प्लस 20 कर लो, ठीक है, इनटू में टोटल रेजिस्टेंस कितना है 20, लेंथ कितनी है 10, यहां पर लेंथ कितनी x, VOP का लेंथ कितना है x है ना, इनटू कर दिया, ये भाई 25 चौक 100 हो जाएगा, ये 10 दूना 20 हो जाएगा। यहां पर अगर आपने देखा 5 है, उस तरफ कितना बना आपके पास 8 है, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 8 बना, 5/8 बना, 5/8 मीटर बन रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है। सो चाहे जैसा सवाल आपके सामने हो, आप उसे बहुत आसानी से किल कर सकते हैं अगर आप कॉन्सेप्चुअली मूव ऑन कर रहे हैं तो, राइट। अब ढेर सारे क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में देके जा रहा हूं, जिनके आंसर्स आपको मेंशन होके मिल जाएंगे, कुछ के आंसर्स नहीं है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स बच्चों, टेलीग्राम का चैनल फटाफट से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं आपको बस इतना कह देना चाहता हूं बच्चों कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से, अभी नहीं, ठीक है, बट अप्रैल के फर्स्ट वीक से आई विल बी लॉन्चिंग 1 कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू फिजिक्स का, ठीक है, नीट 2021 को लेकर, नीट 2021 को लेकर एक नया कोर्स होगा विच आई विल बी लॉन्चिंग फ्रॉम माई साइड, ठीक है। 100 डेज का एक कोर्स लेकर आएंगे, ठीक है, फुल 100 डेज कोर्स जिसमें कंप्लीट हम प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आपको उसमें मेरी तरफ से मटेरियल भी मिलेगा, 100 डेज कोर्स, ठीक है, जिसमें यू विल बी गेटिंग द फ्री मटेरियल बच्चों, ठीक है, पूरा मॉड्यूल जिसको कहते हैं ना, ठीक है, एक्सक्लूसिव मटेरियल आई विल बी प्रोवाइडिंग। अब उसमें क्या है, आपको लाइव क्लासेस भी होंगी, आपका सीधा मेरे साथ इंटरेक्शन भी होगा, ठीक है, आप अपनी परफॉर्मेंस की एनालिसिस भी कर पाओगे और आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाओगे, नॉट ओनली इन द क्लासेस, आफ्टर द क्लासेस एज वेल, ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस का बेनिफिट आपको होगा ही होगा, बहुत सारी चीजें एडिशनली भी चल रही हैं। तो क्या करना है आपको, आज के आज आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद में गो टू द प्लस सेक्शन, सेलेक्ट नीट यूजी एंड देन गेट सब्सक्रिप्शन। उसमें मल्टीपल ऑप्शन है, बट अभी जो मेरा अप्रैल फर्स्ट वीक से शुरू होने वाला कोर्स है, उसके लिए आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन। कोड आपके सामने है MS लाइव, ठीक है। मतलब अब कौन सी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें साइड कर देना, क्योंकि आपको मटेरियल भी मैं खुद दे रहा हूँ, ठीक है, वो भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर।
एंड और भी आपको जो है, क्योंकि भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर, बस सिंपल सी बात है। मॉड्यूल आपके सामने है, आज जो पढ़ाया, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए, प्रैक्टिस करवाई, ठीक है। फिर उसके बाद आप गए, आपने मॉड्यूल सॉल्व किया, अगले दिन फिर से क्लास में आए, आपने डाउट पूछे, आपके डाउट सॉल्व किए, फिर अगले दिन हमने मुलाकात करी, हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व किए, एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव से देखा कि भाई इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें और हैं। तो दीज आर द वे, मतलब एक बहुत डिटेल्ड कोर्स में, इन द सेंस 100 डेज का कोर्स है, लेकिन टारगेटेड कोर्स होगा नीट 2021 के लिए। और ये इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे जो है पर्सनली मैसेज करके बोला है। ये पूरा मार्च में नहीं कर पाऊंगा बच्चों, बिकॉज आई एम स्टक समवेयर, ठीक है। और आप में से कई सारे बच्चों को पता है, ठीक है, अबाउट द अनफॉर्चुनेट इवेंट दैट हैपन टू मी, बट कई सारे बच्चे नहीं भी जानते हैं एंड दे आर थिंकिंग कि भैया आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, मतलब बहुत सारी मिथ्या बातें आपके दिमाग में है। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। सो आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेकर इस वाले बेनिफिट को अवेल कर लीजिए, जिसमें 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपका जुलाई 31 तक जो है, जुलाई 31 तक आपके पास रहेगा। यानी कि एडिशनल 1.5 मंथ आपको अनअकैडमी की तरफ से मिल रहा है, जिसमें 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 17,500 में पड़ रहा है आफ्टर अप्लाइंग कोड MS लाइव बच्चों, ठीक है, जो आपको पता है, ठीक है। इस कोड को यूज़ करने के बाद में आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा और आप जो है मटेरियल वगैरह भी एक्सेस कर पाएंगे, सारी चीज़ें आपको। क्योंकि इस बार जो है एक्सटेंसिव, काफ़ी सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम थी कि भैया बुक समझ में नहीं आती, कौन सी बुक फॉलो करें। दैट इज़ वाई आई कम अप विद अ सोल्यूशन कि मैं आपको अपनी तरफ से अपना खुद का मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं एडिशनल प्रैक्टिस के लिए। तो यू कैन यूज़ दिस कोड टू गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ 3 मंथ। मैं पहले बता रहा हूँ, अभी स्टार्ट नहीं होगा, मार्च में स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये ऑफर केवल मार्च में है, ये अप्रैल तक एक्सटेंड नहीं होगा। तो इन 2-3 दिनों में जितना बेनिफिट आपको लेना आप ले लीजिए, ठीक है, इस ऑफर का। और एक चीज़ ये है कि क्लासेस मेरी स्टार्ट होगी, ठीक है, अप्रैल 1st वीक बच्चों, ठीक है। अप्रैल के 1st वीक से हम कहानी शुरू करेंगे, अप्रैल के 1st वीक से हम कहानी शुरू करेंगे। तो अगर आप मंथन के रेगुलर व्यूअर्स हैं, ठीक है, और अगर आप केवल यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, अगर तब भी आप ये 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है, राइट बच्चों। चलिए, आप डिस्काउंट अगर चाहते हैं और किसी तरह से अगर आप फ्री में चाहते हैं, आपके पास अगर पैसा नहीं है और फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो अनअकैडमी कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट करिए। वहाँ पर आप कोड यूज़ कर सकते हैं, एक पासवर्ड पूछता है वो अनलॉक करने के लिए, तो MS लाइव यूज़ कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है हालांकि ये, इसमें आपको सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन ऑल्सो, हैशटैग नीट मंथन के साथ अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कर दिया करें। दीज आर द क्वेश्चंस जिनकी मैं DPP की बात कर रहा था बच्चों, तो आप इन्हें एक बार सॉल्व ज़रूर करेंगे, ठीक है, सो दैट आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाए, ठीक है। सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच for joining the Manthan. Thank you so much for supporting us. Thank you so much for being with us. And जो अप्रैल 1st वीक से कोर्स आ रहा है उसके लिए देरी मत करिए, एनरोल राइट नाउ, राइट अवे। मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, हमेशा की तरह मचाते रहिएगा। टेक केयर।